स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन मैं एक छोटे से और आधारभूत प्रश्न से, मूलभूत प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं और प्रश्न आपसे है। आप अपने धर्म के अनुसार जहां भी पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, क्या वह पूजा का स्थान एक धार्मिक स्थान है या फिर यह भी एक सेकुलर स्थान है? क्या लोकतंत्र के भीतर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर संविधान और संवैधानिक सिद्धांतों का प्रवेश वर्जित हो? क्या मंदिर का गर्भगृह, मस्जिद की सफे या चर्च की वेदी नागरिक अधिकारों से ऊपर हो सकती है? आज हम उस कानूनी महासंग्राम की बात करने जा रहे हैं, जो महासंग्राम बहुत लंबे समय से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की संविधान पीठ का गठन किया है, जो कि सबरीमाला मंदिर के निर्णय में, जिसमें महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, उस निर्णय की समीक्षा करेगी। लेकिन यहां पर प्रश्न और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला केवल एक मंदिर में प्रवेश का नहीं है। यह भारत के अस्तित्व के उस बुनियादी सवाल पर सुनवाई होने जा रही है, जिसे हम पिछले 70 सालों से टालते आ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की सबसे बड़ी सक्रिय संविधान पीठ बैठती है, तो वह केवल सबरीमाला पर फैसला देने जा रही है, ऐसा नहीं होने जा रहा। वास्तव में वह तय करने जा रही है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत, यानी कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा आखिर होती क्या है। क्या जज यह तय करेंगे कि हिंदू होने का अर्थ क्या है या मुसलमान होने की शर्तें क्या है? आज की चर्चा वास्तव में इसी बिंदु पर है, द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर, जो कि आस्था बनाम समानता बनाम संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए, यह मामला शुरू होता है, यह मामला ट्रिगर होता है एक्चुअली सबरीमाला केस से। सबरीमाला केस को इसका पेंडोरा बॉक्स ओपन करने वाला केस भी कहा जा सकता है। आपको याद होगा, वर्ष 2018 में सबरीमाला का डिसीजन आता है और यह डिसीजन जो है 4-1 के बहुमत से पारित किया जाता है, जिसमें 4 जज मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फेवर में थे और एक डिसेंडिंग जज थी। अब महत्वपूर्ण क्या है, इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मासिक धर्म इत्यादि के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो इसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत के जैसा माना जाएगा और महिलाओं को समान नागरिक अधिकार है, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट था। पीठ में जो एकमात्र महिला जज थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने इस पर असहमति जताई और उन्होंने कहा कि धार्मिक जो मामले हैं, जो अदालतें हैं, वे धार्मिक विश्वासों की तार्किकता की जांच नहीं कर सकती, यानी कि वे तार्किक हैं या नहीं हैं, इसकी जांच करने का अधिकार अदालतों का नहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी खतरनाक बहस। अगर कोर्ट यह तय करने लग गए कि कौन सी प्रथा तार्किक है, कौन सी प्रथा आपको फॉलो की जानी है, तो फिर धर्म में आस्था कहां रह जाएगी? तब तो वह एक प्रकार से लॉजिक और साइंस बेस्ड प्रैक्टिस बन जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, इस निर्णय का विरोध केवल पुरुषों ने नहीं किया। रेडी टू वेट अभियान चलता है और इसके अंतर्गत हजारों महिलाओं ने यह कहा कि हमें अपने भगवान के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के स्वरूप का सम्मान करने दीजिए, इस पर आप इंटरफेयर मत कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कई सारी अपील दायर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि यह मामला केवल एक मंदिर का नहीं है, वास्तव में यह एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न पर आप ध्यान देंगे तो जो मामला आप सबरीमाला में देख रहे हैं, सेम मामला हाजी अली दरगाह का भी है। 2016 से पहले वहां पर महिलाओं का प्रवेश नहीं था, 2016 में कोर्ट के आदेश के बाद प्रवेश का अधिकार मिला। इसी प्रकार जो पारसी अग्नि मंदिर होता है, वहां पर क्या होता है कि अगर आप गैर पारसी से विवाह कर लेते हो तो टावर ऑफ साइलेंस में आपको प्रवेश नहीं दिया जाता। और इसी प्रकार अगर आप देखें तो दाऊदी बोहरा संस्थान में जो रिलीजियस धर्मगुरु हैं, वे क्या किसी व्यक्ति को समाज से बाहर करने का अधिकार रखते हैं? ये सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न पर चल रहे हैं और सबके कोर में एक ही क्वेश्चन है कि क्या धार्मिक प्रथाएं और परंपराएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या संवैधानिक समानता और संवैधानिक सिद्धांत? तो कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर देखने का निर्णय लिया और 9 जजेस की बेंच बना दी और कानून की भाषा में इसे कहते हैं रेफरेंस।
तो अब 9 जज की जो बेंच है वह किसी एक धर्म या किसी एक परंपरा की सुनवाई नहीं करने जा रही है, बल्कि भारत में रिलीजियोसिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की नई परिभाषा लिखने जा रही है और इस पर स्पष्टीकरण देने जा रही है। यह सारा मामला और जो लॉ ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सिद्धांत है, वो आया कहां से, वह भी समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 1954 में जब आप जाएंगे तो 1954 में मद्रास सरकार ने मंदिरों पर प्रशासन के तौर पर, प्रशासन के द्वारा कब्जा करने का काम शुरू किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसे हम सिरूर मठ केस के नाम से जानते हैं, बहुत पॉपुलर केस है। यहां कोर्ट ने एक ऐसा संवैधानिक औजार गढ़ा जिसने आगे चलकर पूरे धर्म और सिद्धांत के एक नए लेवल के संघर्ष को जन्म दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत प्रोपोगेट किया जिसको हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम धर्म के उस हिस्से की रक्षा करेंगे जो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, यानी कि धर्म का अनिवार्य अंग है, उसकी हम रक्षा करेंगे। लेकिन वह हिस्सा जो सेकुलर है, यानी कि जो पैसे से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित है, वह राज्य के नियंत्रण में जाएगा और राज्य उस पर नियंत्रण कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि सिरूर मठ में जो एसेंशियल तय करने का आधार था वो धार्मिक ग्रंथ थे, लेकिन समय के साथ साथ कोर्ट स्वयं धर्म के लिए निर्णायक बनती चली गई। आनंद मार्ग का तांडव नृत्य कोर्ट ने कहा एसेंशियल नहीं है। मस्जिद नमाज के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, कोर्ट ने कहा नमाज करने के लिए मस्जिद एसेंशियल नहीं है। तो कंट्रोवर्सी होती है यहां पर, क्या जजेस जो जज हैं उनके पास वेदों, कुरान और बाइबिल की व्याख्या करने की विशेषज्ञता है, क्या वे धर्मगुरु या धर्मशास्त्र के अध्ययन किए हुए लोग हैं? तो यहां से मुद्दा और ज्यादा भावनाओं के साथ साथ संवैधानिक प्रश्नों से भी जुड़ जाता है। अब आप सोचिए, अगर हम सेकुलर मंदिर और धार्मिक सरकार की बात करते हैं तो अगर आप जो चंदा दान पेटी में डाल रहे हैं वह कहां जाता है? तो सिरूर मठ के निर्णय के बाद दक्षिण भारत में हजारों मंदिर जो थे वो सीधे सीधे राज्य के कंट्रोल में चले गए। उसके लिए HR&CE एक्ट बना दिया गया। HR&CE एक्ट पास किया गया, जहां पर तमिलनाडु सरकार ने हजारों मंदिरों को, करीब 36,000 से ज्यादा मंदिरों को सरकारी प्रशासन के अधीन कर लिया। इसी प्रकार सरकार सारे दान पर सरकारी अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन मस्जिद और चर्च को इस प्रक्रिया से मुक्त रखा तमिलनाडु सरकार ने। अब यहां पर यह दोहरा मापदंड था, क्योंकि समानता और भेदभाव दोनों दिखाई दे रहा। आपने समानता तो फॉलो नहीं करी, सारे धर्मों के साथ ये नहीं किया, हिंदू रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ किया। और वो सब के सब तर्क दिया गया कि जो मंदिर है वे सार्वजनिक संपत्तियां हैं। यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर मंदिर सार्वजनिक हैं और सरकार उनका पैसा और प्रशासन संभालती है तो फिर मंदिर के भीतर भेदभाव कैसे चल सकता है? और अगर मंदिर स्वायत्त है तो सरकार उसका धन क्यों लेती है? और यही डबल स्टैंडर्ड इस पूरे विवाद का सबसे विस्फोटक बिंदु बन जाता है। या तो मंदिर स्वायत्त है तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, और अगर मंदिर सेकुलर है तो मंदिर ही केवल सेकुलर क्यों है? तो बहुत विवादित मुद्दा बन जाता है। और यहां से आता है मुद्दा समुदाय बनाम व्यक्ति का। इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 25 और 26 की अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 25 और 26 में एक बहुत महीन सी दरार है। 9 जजेस को यह तय करना है कि क्या कोई समुदाय अपनी परंपरा को बचाने के नाम पर किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की गरिमा को कुचल सकता है, या फिर इंडिविजुअल डिग्निटी को ही सबसे ऊपर हमेशा माना जाएगा। देखिए, यहां पर अगर समझिए कि अगर कोर्ट ने कहा कि समानता महत्वपूर्ण है और समानता को ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो धर्म की विविधता खतरे में पड़ जाएगी। और अगर परंपरा जीतती है, जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको महत्व दे दिया जाता है, तो सभी सुधार के दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो यह सुनवाई, ध्यान रखिएगा, केवल सबरी मामला की नहीं है। और यहां पर केवल मामला सबरीमाला का नहीं है, भारत के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा लिखने के जैसा है। अगर समानता सर्वोच्च हुई तो सदियों पुरानी परंपराएं एक झटके में असंवैधानिक हो जाएंगी, और अगर कोर्ट पीछे हटा तो भारत रुक जाएगा, आधुनिक भारत का सपना टूट सकता है। तो अंतिम प्रश्न यह भी है कि क्या जज मंदिरों के पुजारी बनेंगे या संविधान के संरक्षक बनेंगे? 7 अप्रैल को जो सुनवाई शुरू होने जा रही है, जिसके लिए 9 जजेस की बेंच बनी हुई है, यह तय करेगी कि भविष्य का भारत
कितना धार्मिक होगा और कितना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होगा। तो महत्वपूर्ण रूप से सुरूर मठ ने 1954 में जिस डोर को सुलझाया था, शबरीमाला के डिसीजन ने उसमें एक ऐसी गांठ लगा दी है जिसे खोलने का साहस अब ये 9 जजेस की बेंच ही कर सकती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यह भविष्य के भारत की पूरी रूपरेखा तय करेगा धर्म और सेकुलरिज्म की। अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा, प्रश्नों के जवाब देने की भी कोशिश कीजिएगा। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे अवश्य कमेंट करके बताएंगे कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस के डॉक्ट्रिन के अंतर्गत रिसेंटली कौन कौन से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा 2027 और 2028 के लिए बैच अवेलेबल है, जिसे हम प्रतिज्ञा बैच कहते हैं। वास्तव में यह P2I बैच होता है जिसके अंतर्गत आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। हमारे बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे। 26, 27 या 28 किसी भी ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मॉर्निंग बैच है वो 26 फेब से शुरू हो रहा है, तो आप उससे पहले हमसे अवश्य जुड़ जाएं। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह फैकल्टी कोड होता है और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।